पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड काफी अच्छा था, काफी इंटरेस्टिंग था। तो चलिए मैं आज के एपिसोड की कहानी अपनी आवाज में आपको सुनाती हूँ। तो सबसे पहले तो कहानी वहीं से शुरू हुई है जहां से कल की कहानी अंत हुई थी, यानी कि वीरेंद्र से तलवार के वर्कशॉप में, गोदाम में जो ये छानबीन चल रही थी, वहीं का दृश्य है। और जब पटोला, जैसा कि आपने कल के एपिसोड में देखा कि पटोला वीरेंद्र से तलवार के केविन के में उसके ड्रावर में पाया जाता है, तो उसके बाद जब उसकी पोल पूरी खुल जाती है कि पटोला चोरी ही नहीं हुआ था और इसने झूठ मूठ का उन तीनों महिलाओं पे इल्जाम लगा के उन्हें थाने तक पहुंचा दिया था, तो वीरेंद्र से तलवार जो है वो थोड़ा सा अपना पैतरा बदलता है और सोचता है कि क्यों ना यहाँ पे सबसे माफी करके मामले को यहीं पर रफा दफा कर दूं। तो वो मास्टर जी से माफी मांगता है, पुष्पा से माफी मांगता है और उसके बाद वो जो वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनसे भी कहता है। फिर वहाँ पे जो वो तीनों महिलाएं हैं, रमीला, चंद्रिका और कुसुम, उनसे भी हाथ जोड़ के वो माफी मांगता है। और फिर सुनील की तरफ मुखातिब होके कहता है कि सुनील, हमसे जो ये भूल हुई है उसे हम किसी भी प्रकार से चुका नहीं सकते हैं, लेकिन इस भूल से हम कई प्रकार की सबक ले सकते हैं। उसके बाद वो पुलिस अफसर को भी कहता है कि सर, हमने आपको भी बड़ी तकलीफ दी, दरअसल इसलिए वो पटोले मेरे केबिन में मिले क्योंकि मुझे लगता है कि किसी स्टाफ ने पटोलों की क्वालिटी चेक करने के लिए मुझे लाकर ये पटोले केबिन में दिया होगा और फिर मेरे ध्यान से उतर गया होगा और ड्रावर में रह गया होगा। तो खैर सर, जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप ये कंप्लेन वापस ले लीजिए। तो पुलिस कहती है कि ठीक है। उसके बाद जब पुलिस वहां से चली जाती है तो वीरेंद्र सेतलवार बड़ी कड़क नजरों से जुगल की ओर देखता है और जुगल भी कड़क नजरों से अपने बड़े भाई वीरेंद्र सेतलवार को देखता है और आंखों ही आंखों में दोनों भाई एक दूसरे से कुछ कहते हैं। अब इधर आगे की सीन में दिखाया गया है कि वीरेंद्र सेतलवार अपने ऑफिस में है, यानी कि अपनी केबिन में है और काफी अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहा है और अपनी जो ये गुस्सा है वो सुनील के सामने दिखा रहा है। सुनील से कहता है कि सुनील, ये पुष्पा मुझे जीने नहीं देगी, मुझे लगता है कि पटोले की इस बिजनेस में वो मुझे मात दे के रहेगी। अगर पुष्पा यहाँ से एक भी महिला कामगार को ले जाने में सफल हो गई तो समझ लो वो हमारा पूरा खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए किसी न किसी तरह से मुझे पुष्पा के बढ़ते हुए कदमों को रोकना होगा। तो सुनील कहता है, लेकिन साहेब जी आप क्या करेंगे? तो वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करूंगा कि ये पुष्पा पटोले के बिजनेस में आने की बात दिन तो क्या रात में भी ना सोच सके। वो जो अभी जागती हुई सपना देखती है ना, वो रात को भी सपने में ना सोच सके। ये हाल मैं पुष्पा का करूंगा। तो सुनील कहता है, जरूर साहेब जी, आप जो सोच रहे हैं वो हो के रहेगा, बस आप हुक्म बचाइए कि मुझे क्या करना है। तो इस पर वीरेंद्र से तलवार कहता है कि फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है। तो वो पूछता है सुनील कि तो क्या करेंगे आप? तो वो बोलता है कि इस बार जन्माष्टमी में पुष्पा को मैं एक गेस्ट के रूप में बुलाऊंगा, यानी कि पूरी इज्जत के साथ उसे मैं बुलाऊंगा। तो सुनील कहता है, लेकिन वो कैसे साहिब जी? तो बोला कि तुम देखो कि वो आएगी हमारे यहाँ गेस्ट बन के, मेहमान बन के, और फिर मैं आगे क्या करूंगा। अब अगले सीन में राशि को दिखाया गया है कि वो मोबाइल लेकर अपना रील बनाना चाहती है क्योंकि वो किसी नए गाने पे डांस की तैयारी की है, लेकिन उसे बनाने में असुविधा हो रही है क्योंकि फोन डिस्चार्ज हो गया है। तो वो अपने फोन को चार्ज पे लगा लेती है और उसके बाद अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मैं एक गाने की तैयारी की हूँ, आप मेरे डांस का वीडियो अपने मोबाइल से बना दीजिए। दीप्ति बाहर आती है बरामदे में और राशि का वीडियो बनाती है, रील बनाने लगती है। अभी वो डांस का रील बना ही रही होती है, तभी राशि के फोन पे मैसेज आने की आवाज आती है। तो वो जल्दी से जाकर अपना फोन चार्ज पर से उठाती है। उसके बाद वो फोन को चार्ज पर से उठाती है और देखती है, तो देखती है कि फिर से वही अननोन व्यक्ति का मैसेज है।
मैसेज पढ़ते हुए उसे दीप्ति देख लेती है और वो देखती है दीप्ति कि राशि मैसेज पढ़ने के बाद घबरा गई है। तो वो राशि के पास आती है और कहती है कि राशि किसका मैसेज है। तो राशि पहले तो छिपाना चाहती है अपनी भाभी से यानी कि दीप्ति से, लेकिन फिर जब दीप्ति करीब आ जाती है तो वो दीप्ति से छिपा नहीं पाती है और दीप्ति भी फोन में देख लेती है। तो वो कहती है कि ये मैसेज किसका है। तो राशि कहती है मुझे मालूम नहीं भाभी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से 10-12 दिनों से ये मैसेज मुझे बार बार परेशान कर रहा है और ऐसा लगता है कि वो हम सभी को जानता है। एटलीस्ट भाभी कि ये चौल में भी ऐसा लगता है कि मुझे ट्रोल कर रहा है और बार बार मुझे क्यों तो लगता है कि जरूर चौल का ही कोई आदमी है जो मेरे कॉलेज तक मेरा पीछा करता है, रास्ते में पीछा करता है। उसके बाद राशि और दीप्ति दोनों पूरे चौल के चक्कर लगाती हैं। चूंकि चौल में जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारी चल रही है, फिर भी वो लोग चारों तरफ देखती हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। तो राशि कहती है कि भाभी हो ना हो, मैं पूरी तरह से इत्मीनान हूं कि वो चौल का ही कोई आदमी है। पर दीप्ति कहती है कि इस आशंका में मत रहो राशि, मैं पुलिस में जाती हूँ, मैं पुलिस को ये कंप्लेन लिखवाती हूँ। पर राशि कहती कि नहीं भाभी, अभी आप पुलिस कंप्लेन मत लिखवाइए, पहले मैं उस इंसान को खुद ढूंढना चाहती हूँ। हाँ, अगर मैं उस इंसान का पता नहीं लगा पाई कि कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, तो बेशक मैं आपकी बात मानूंगी, फिर आप इसे पुलिस में कंप्लेन दे दीजिएगा। तभी एक और मैसेज आता है जिसमें कि कुछ ऐसी बातें लिखी है जिसे पढ़ने के बाद दीप्ति भी घबरा जाती है और वो राशि को कहती है कि देख राशि, बहुत ही ये बात खतरनाक होती जा रही है, तूने पहले ही इतने दिनों से नहीं बताया, लेकिन तू सावधान रहना, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मैं तुरंत पुलिस कंप्लेन करूंगी। तो राशि कहती है कि नहीं भाभी, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, लेकिन मुझे पहला बार अधिकार दीजिए कि मैं उस व्यक्ति को खुद ढूंढूं और खुद उससे पूछूं कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो राशि दीप्ति से कहती है कि ये बात आप किसी को भी नहीं बताइएगा। तो दीप्ति कहती है कि ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम पूरी तरह से सावधान रहना। अब आगे के सीन में चिराग को दिखाया गया है कि चिराग साइकिल लेके अपने काम पर निकला है। तभी उसके सामने से एक लड़की स्कूटी से आ रही होती है, जो कि दोनों में टक्कर होती है। वो लड़की स्कूटी से गिर जाती है और उसके बाद वो जब खड़ी होती है तो वो चिराग को डांटने लगती है। तो चिराग कहता है कि रॉन्ग साइड से तुम आ रही थी, मैं नहीं। तभी वहां पे पब्लिकली भीड़ जमा होने लगता है पब्लिक का। तो वो लड़की जो है तुरंत अपनी गलती को मान लेती है और चिराग के गुस्सा को शांत करते हुए कहती है, हाँ हाँ, दोस्त मेरा है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, मैं ही रॉन्ग साइड से आ रही थी। उसके बाद चिराग देखता है कि उसकी स्कूटी गिर गई है और वो उठा नहीं पा रही है। तो चिराग स्कूटी उठाने में उसकी मदद करता है। वो कहती है कि अब मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगी, टायर तो मेरा पंचर हो गया है। तो चिराग कहता है कि कहाँ जाना है तुम्हें। तो वो लड़की कहती है कि मैं निजी स्पॉट में काम करती हूँ, मुझे वहां पर जाना है। तो चिराग कहता है मैं भी वहीं पे काम करता हूँ। तो वो बताती है कि वो उस जगह में यानी कि निजी स्पॉट में वो फ्रीलांसर है। तो चिराग कहता है कि वैसे तो मुझे आज वहां नहीं जाना था, लेकिन अब तुम्हें ऑटो मिलने में देर हो जाएगी और तुम कह रही हो कि तुम्हें जल्दी वहां पहुंचना है, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, यूं भी तुम्हें चोट लगी हुई है। तो वो लड़की कहती है कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम बहुत ही अच्छे हो, चलो छोड़ दो। उसके बाद चिराग जो है उसे अपने बाइक में बिठाता है और उसके बाद वो उसे लेके निज स्पॉट के ऑफिस जाता है। रास्ते में उन दोनों के बीच में कुछ और भी इधर उधर की बातें होती हैं और बातों ही बातों में निज स्पॉट का ऑफिस आ जाता है और वो उससे कहता है कि लो, अब तुम्हारा ऑफिस आ गया है, चलो उतरो। तो वो लड़की उसे थैंक्स कहती है और चिराग जो है वो कहता है कि कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद की है और मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद जरूर करो। उसके बाद वहां से चिराग चला जाता है और वो लड़की उसे पीछे से देखते रह जाती है और कहती है, वाह, बहुत खूब, कमाल के हो तुम। चलिए अब आगे के सीन में बापोद्रा चौल चलते हैं, जहाँ की बापोद्रा परेशान है ये जानने के लिए कि सुशीला कौन से फंड से इतनी बड़ी तैयारी कर रही है जन्माष्टमी की। तो इसके लिए वो पहले गोलू को पकड़ता है।
लेकिन फिर गोलू को छोड़ देता है कि गोलू उसे क्या इस बारे में बता पाएगा। कुछ दूर आगे बढ़ता है, तभी उसे सामने से सुशीला दिखती है। तो वो फिर से एक बार सुशीला को पकड़ता है और कहता है, ए सुशी, मुझे जल्दी से बता देना कि कौन से फंड से तूने मेरा फंड भी नहीं लिया, मेरी तिजोरी से 1 रुपया नहीं निकाला, अपने भी पैसे नहीं खर्च कर रही है, चौल वालों से भी पैसा नहीं लिया, तो फिर कहाँ से कर रही है। तो सुशीला कहती है, ये तुम्हारा टास्क है, तुम पूरा करो। बात बापोद्रा आमिर भाई के पास आता है और कहता है कि आमिर भाई, जरा ये बताना कि ये जो इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, उसके लिए सुशीला ने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, और इस तरह से वो जीरो बजट में इतने बड़े उत्सव को कैसे हैंडल कर रही है, कहाँ से ला रही है वो पैसे। तो इस पर आमिर भाई आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, क्या सुशीला भाभी के ने आपसे कोई पैसा नहीं लिया है, तो फिर वो जीरो बजट में कैसे कर रही हैं, ये आप ही मुझे बताइए। तो बापोद्रा कहता है कि लो, इसे भी नहीं मालूम है। उसके बाद उसकी नज़र चिराग पर जाती है और वो चिराग के पास धीरे से आता है और चिराग को नाम लेकर बुलाता है। हमेशा उसे सर चोर कहता था, तो चिराग भी जरा ताज्जुब में पड़ जाता है कि क्या बात है, आज काका इज्जत से मुझे नाम लेके बुला रहे हैं। तो इस पर बापोद्रा कहता है, क्यों, मुझे तेरा नाम नहीं पता है क्या, क्या मैं तुझे नाम लेके नहीं बुला सकता। तो चिराग कहता है ना कि ऐसा है ना काका कि आप मुझसे चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, तो हमेशा मुझे सर छोड़ कहते हैं। अब मेरी आदत ही छूट गई है कि आप मुझे नाम से भी बुला सकते हैं। तो बापोद्रा उससे कहता है, तू और तेरी माँ हमेशा मुझे गलत समझते हैं, खैर जाने दे। और काफी हिम्मत करने के बाद भी बापोद्रा चिराग से भी जीरो बजट की बात पूछ नहीं पाता है। तो अब आगे क्या होगा अगले एपिसोड में देखेंगे। अब इधर राशि, अश्विन और दीप्ति पुष्पा को वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल पर पुष्पा बच्चों को देखती है तो बहुत खुश होती है, पर चिराग को नहीं देख के चिंतित होती है। तो वो लोग कहते हैं कि चिराग कहीं बाहर गया है। तभी पुष्पा कहती है कि तुम लोग ये चंद्रिका बहन से मिलो, ये मेरे साथ मुंबई आ रही हैं। चंद्रिका भी बच्चों से मिलती है वीडियो कॉल पे और कहती है कि मैं जल्दी ही पुष्पा जी के साथ मुंबई आ रही हूँ। पुष्पा जब अपने बच्चों से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, तभी उसी समय वीरेंद्र सतलवार सुनील के साथ आता है और उसे आता हुआ देख के पुष्पा कुछ देर और बात करके, यानी कि थोड़ा सा बात और करके फ़ोन रख देती है, क्योंकि वो देख लेती है कि मैं जो बच्चों से बात कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं वीरेंद्र सतलवार सुन लिया है। फिर वो बच्चों को कह के फ़ोन रख देती है और वीरेंद्र सतलवार को नमस्ते करती है। वीरेंद्र सतलवार जो है उसके नमस्ते का जवाब तो देता है, पर उसके चेहरे पर बिल्कुल ही कुटिल मुस्कान है। अब इधर अभी बच्चों ने फ़ोन नहीं रखा है और पुष्पा उन्हें फ़ोन रखने के लिए कह रही है, लेकिन बच्चे उन पे कहती हैं कि मम्मी अब तू जल्दी से वहाँ का काम ख़त्म करके यहाँ आ जा, क्योंकि हमें मन नहीं लग रहा है। तो पुष्पा कहती है, तुम लोग फ़ोन रखो, मैं बाद में बात करूँगी, और उसके बाद वो फ़ोन रख देती है। वीरेंद्र सेतलवार अंदर आता है और पुष्पा को एक कार्ड थमाता है, जन्माष्टमी का कार्ड, निमंत्रण कार्ड। वो जन्माष्टमी का निमंत्रण कार्ड पुष्पा को देते हुए कहता है, पुष्पा बहन, गांव में गौशाला में बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है जन्माष्टमी का, और मैं चाहता हूँ कि आप जन्माष्टमी के बाद ही वापस मुंबई जाएं। इस बार की जन्माष्टमी हमारे साथ यहाँ मनाएं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप वहाँ आएंगी तो इस पर पुष्पा कहती है कि आप मुझे निमंत्रण दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप मुझे निमंत्रित नहीं करते तो भी मैं यहाँ से जन्माष्टमी मना के ही मुंबई जाने वाली थी। तो वीरेंद्र सेतलवार कहता है, वाह, कितना अच्छा सोच रखती हैं आप। उसके बाद वो एक गिफ्ट जो है वो पुष्पा के लिए लाया है, फिर वो सुनील से लेकर वो गिफ्ट भी पुष्पा को देता है। पुष्पा कहती है, इसकी क्या जरूरत थी। तो वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि जरूरत यहाँ हूँ। अभी वो बाहर आते हैं तो सुनील पूछता है कि साहब जी, आपने इन्हें इतना मान इज्जत से जन्माष्टमी के उत्सव में क्यों बुलाया है। तो वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि सुनील, तुम्हें मालूम नहीं है, जब बलि के बकरे को काटते हैं तो उसके पहले उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं और सहलाते हैं, तब काटते हैं। अब इधर पुष्पा भी जो है वो अनुमान लगा रही है कि वो मुझे इतनी इज्जत से वीरेंद्र सेतलवार काट देने आया है, इसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद होगा।
तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किस तरह से पुष्पा जन्माष्टमी के फंक्शन में जाती है। वहाँ वीरेंद्र सतलवार उसे जशोदा का एक रोल देता है, नन्हे से एक छोटे से कान्हा के साथ करने के लिए। और उस प्रोग्राम में, यानी कि वहाँ पर जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम स्थल पे किस तरह से वो पुष्पा को करंट लगता है। तो ये सब हम लोग कल के एपिसोड में और उसके आने वाले एपिसोड में देखेंगे। अभी के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। बाय बाय।